Welcome. I welcome you all to my GRE English Vocabulary class. इस क्लास में 3000 या 3500 वोकेबलरी को कवर किया जाएगा और हर लेक्चर में तकरीबन 10 के करीब जो अल्फाज हैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, उनके सेंटेंसेस और सिनोनिम एंटोनिम्स देखे जाते हैं। आज इसका पार्ट नंबर 49 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और मैं तकरीबन हर ही क्लास में बताना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग नए हैं और कुछ वो रेगुलर सुनते हैं। तो ये एडवांस लेवल की वोकेबलरी है। अगर आप जो है बेसिक लेवल पे हैं, यानी अभी आपने इंटरमीडिएट पास किया है या अभी अब यूनिवर्सिटी में आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर चल रहा है, तो आपने इसको बार बार देखना है, या फिर आपने पहले थोड़ी सी बेसिक वोकेबलरी की कोई कहीं से आपने क्लास व्लास ले लेनी है या कुछ पढ़ लेना है ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। और अगर आप ये ही सुनना चाहते हैं तो बार बार इस वीडियो को देखना पड़ेगा, इस क्लास को, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ आएँ। पहला जो आज का हमारे पास लफ्ज़ है वो है कोहेयर। कोहेयर वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसके दो माना हैं। इसका जो इस्तेमाल है वो इस तरह होता है कि कोहेयर विद समथिंग, यानी इसके साथ विद प्रेपोजिशन लगता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोहेयर ऑफ डिफरेंट आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स और सेंटेंसेस, यानी बहुत सारी जो आइडियाज़ हैं, आर्ग्यूमेंट्स या सेंटेंसेस हैं, वो जब कोहेयर होंगे तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा टू हैव अ क्लियर लॉजिकल कनेक्शन सो दैट टुगेदर दे मेक अ होल। किसी चीज़ के दरमियान ऐसी क्लियर लॉजिकल कनेक्शन हो कि जब उसको बंदा देखे तो वो एक ही चीज़ नज़र आए, तो तब होगा कि इट इज़ अ कोहेरेंस, और दीज आर कोहेरेंट और कोहेर हैं आपस में। सेंटेंस देख लेते हैं। दिस व्यू डज नॉट कोहेर विद देयर अदर बिलीफ्स, यानी कि ये जो इसका नज़रिया है ये उसके दूसरे बिलीफ के साथ उसके साथ लॉजिकल कलेक्शन नहीं है, उसके दरमियान रब्त नहीं है, वो आपस में चिमटे हुए नहीं है, मिले हुए नहीं है, बल्कि अलग अलग नज़र आ रहे हैं, कंट्राडिक्ट हैं आपस में। इसका दूसरा मतलब है जब ये लोगों के साथ इस्तेमाल हो कोहेर, तो उसका मतलब होगा टू वर्क क्लोजली टुगेदर। जब बहुत सारे लोग या दो लोग आपस में मिल के काम करेंगे तो वो भी होता है कोहेर। सेंटेंस इज इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू गेट अ ग्रुप ऑफ पीपल टू कोहेर। कह रहे कि ये बहुत ही मुश्किल है कि आप ऐसे लोगों का ग्रुप ढूंढें जो मिल के आपस में, जिनके साथ मिल के आपस में काम किया जाए। इसके सिनोनिम्स हैं कोरिस्पोंड, कोइंसाइड, कन्फर्म, एग्री। और एंटोनिम्स हैं डिफर फ्रॉम, कॉन्ट्राडिक्ट, डिसएग्री विद। नेक्स्ट वर्ड है कोहेजन। कोहेजन जो है मोस्ट कॉमन जो है वो नाउन है। इसका मतलब है मरबूत होना। मरबूत होना भी मतलब किसी चीज़ को आपस में जोड़ के रखना और मिला के रखना। इसके भी दो माना है। पहला माना है द एक्ट और स्टेट ऑफ कीपिंग टुगेदर। किसी चीज़ को आपस में जोड़ के रखने को कहते हैं कोहेजन। सेंटेंस सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कोहेजन। सोशल कोहेजन मतलब लोग आपस में एक जैसे हैं। पॉलिटिकल कोहेजन मतलब आपस में सियासतदान या सियासत का जो सिस्टम है वो एक जैसा है। और इकोनॉमिक कोहेजन मतलब जो मुल्क का माशी निज़ाम है किसी का भी, वो आपस में एक जैसा है। ये जो ऊपर वाली मीनिंग है इसके सिनोनिम्स हैं यूनिटी, और एंटोनिम्स हैं कॉन्फ्लिक्ट, डिसयूनिटी, डिस्कॉर्ड, वेरिएंस, dissension and hostility. Cohesion has also another meaning. It is related to physics and chemistry, means particularly those students pay attention who opted science as their subject. It is related to chemistry and physics. The force causing molecules of the same substance to stick together. ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक ख़ास तरह की फ़ोर्स इस्तेमाल कर रहे हों ताकि वो आपस में जुड़ के रहें, तो उसको कहते हैं, उस फोर्स को कहते हैं कोहेजन। यानी वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स यूज़ कर रहे हैं ताकि किसी भी सब्सटेंस को आपस में
मिला के रखें तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की टर्म में उसको कोहेजन कहते हैं। थर्ड वर्ड है हमारे पास कोहोर्ट। कोहोर्ट कहते हैं ग्रुप को बेसिकली, और इसके भी दो माना हैं। ये एक नाउन है और ये काउंटेबल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर भी वर्ब आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। तो ये एक इजाफी आप लोगों के चीज़ में जो है एक ग्रामेटिकल पॉइंट आ गया कि काउंटेबल नाउन है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। ये बेसिकली स्पेशलिस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन फीचर और एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। एक तरह के लोगों का ग्रुप होता है जिनके फीचर्स और एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर कॉमन होते हैं, यानी वो एक जैसा बर्ताव करते हैं, उनके नैन नक्श चाल चलन एक जैसे होते हैं, बोलचाल का तरीका एक जैसा होता है, तो उसको कहते हैं कोहोर्ट। सेंटेंस इज द 1999 बर्थ कोहोर्ट। आगे इसी को खुद एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑल दोज बोर्न इन 1999, यानी कि 1999 बर्थ कोहोर्ट का मतलब है कि वो लोग जो 1999 में पैदा हुए उसको कहते हैं। अब जाहिर सी बात, जो 1999 में पैदा हुए ये कहना चाह रहा है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तकरीबन सेम ही होगी। इसके अलावा जो दूसरी माना है इसकी, अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु सपोर्ट एन अदर पर्सन। एक ऐसा मेंबर किसी भी ग्रुप का लोगों में से जो एक दूसरे शख्स को सपोर्ट करता है, तो इसको भी कहते हैं कोहोर्ट। वो शख्स जो एक मेंबर है ख़ास जो दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो वो शख्स जो है कोहोर्ट होगा। Sentence is the director made his entrance followed by his cohort of technicians and production assistants। देखा होगा बहुत बार जो है फिल्मों में आपने देखा होगा कि हीरो आ रहे हैं और हीरो के साथ उसके पूरा एक लालू लश्कर आ रहा है, तो ये डायरेक्टर भी है। जब डायरेक्टर एंटर हो रहा है तो उसके साथ जो है एक कोहोर्ट ऑफ टेक्नीशियंस हैं, यानी एक एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑफ टेक्नीशियंस बहुत सारे लोग हैं, और प्रोडक्शन असिस्टेंट्स जो हैं असिस्टेंट्स उसके साथ आ रहे हैं। सिनोनिम्स हैं एसोसिएट, कुलीग, फेलो, पीयर, बडी, फ्रेंड एंड क्लासमेट। I repeat again for those who just want to listen English. Cohort is a noun, it is a countable plus singular or plural verb. A specialist, a group of people who share a common feature or aspect of behavior. Sentence, the 1999 birth cohort. Second meaning is a member of a group of people who support another person. Sentence is the director made his entrance followed by his cohort of technicians and production assistants. Synonym is associate, colleague, fellow, peer, buddy, friend and classmate. ये जी लफ्ज़ है क्वाइफर। क्वाइफर, इसको तो आपने प्रोनाउंसिएशन इसकी सही से सीख लेनी है, बार बार इसको सुनना है। ये है क्वाइफर एंड इट इज़ अ नाउन इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्वाइफर कहते हैं बालों का स्टाइल। कोई भी बालों का स्टाइल हो, कोई ख़ास स्टाइल हो, उसको कहते हैं क्वाइफर। बेसिकली दिस इज़ फ्रॉम फ्रेंच। इट इज़ फॉर्मल एंड ह्यूमरस वे, द वे इन विच अ पर्सनस हेयर इज़ अरेंज्ड। द टॉपिक इज़ अपीयरेंस। कोई शख्स के जो बाल हैं किसी ख़ास अंदाज में अरेंज हुए हों, तो उस अरेंजमेंट को कहते हैं, उस ख़ास अरेंजमेंट को कहते हैं कोहाइफर। कोहाइफर ये टॉपिक जो अपीयरेंस से लिया हुआ है, यानी बेसिकली इंसान की जो ज़ाहिरी शक्ल है ना, उसको जब आप बयान करेंगे तो उसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है क्वाइफर। एग्जाम्पल है, मैनी पीपल वंडर इफ़ द पॉलिटिकल कैंडिडेट्स अनयूजुअल क्वाइफर। अनयूजुअल क्वाइफर is a wig or his natural hair. I repeat again the sentence. Many people wonder if the political candidate's unusual coiffure is a wig or his natural hair. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो सियासतदान है उसके जो ये अजीब से बाल हैं ये विग हैं या उसके ओरिजिनल बाल हैं। तो ये अजीब से जो बाल हैं, यानी उसका एक बालों का एक ख़ास स्टाइल है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो आप उसको ले सकते हैं कि
बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो बालों का स्टाइल है वो नेचुरल है या उसने विग लगाई है। सिनोनिम्स आर हेयर स्टाइल, हेयर डू, पोनी टेल एंड हेयर कट। नेक्स्ट वर्ड है कॉइन। कॉइन बहुत ही आसान लफ्ज़ है, सिक्के को कहते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐड किया है क्योंकि इसमें एक तो दो इडियम्स शामिल हैं और इसके दो माना हैं। पहला जो है उसका माना काउंटेबल नाउन जब होगा, यानी व्हेन वी विल बी एबल टू काउंट कॉइन्स, तो उसका माना होगा अ स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ मेटल यूज्ड एज मनी। टॉपिक शॉपिंग, यानी ये जो आपके पास सिक्के होते हैं, आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि जी ये मुझे 5 रुपये की टॉफ़ीज़ दे दें, तो वो 5 कॉइन्स जो हैं जब काउंटेबल इस्तेमाल होंगे तो वो उसका मतलब वो सिक्के होगा जो आप किसी दुकानदार को दे के कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं। टॉपिक में लिखा हुआ है शॉपिंग भी लिखा हुआ है, यानी आप कोई चीज़ भी ख़रीद रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि शॉपिंग हो, कोई भी चीज़ ख़रीदने को कहते हैं, यानी दुकान से कोई चीज़ ख़रीदने को कहते हैं। सेंटेंस है अ पाउंड, यूरो, डॉलर कॉइन। एक इसका दूसरा माना है वो है अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा मनी मेड ऑफ मेटल। तो वो जो पैसे हैं, पैसे वो जो मेटल से बनाए गए हैं। टॉपिक है मनी, यानी फिर आप उसको किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए कॉइन इस्तेमाल नहीं करें, बल्कि आप बता रहे हैं कि ये कॉइन है, ये मनी है, पैसे हैं, उस वक्त अनकाउंटेबल के तौर पे इस्तेमाल होगा। इसका सेंटेंस है नोट्स एंड कॉइन्स। दो इडियम्स है। पहला इडियम है द अदर साइड ऑफ द कॉइन। द अदर साइड ऑफ द कॉइन। द अदर साइड ऑफ द कॉइन का मतलब है द एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन दैट इज द अपोजिट ऑफ और कंट्रास्ट विद द वन यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट। ये सिचुएशन या किसी भी हालत का वो एस्पेक्ट है जो उसके बरक्स है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, यानी जिस एस्पेक्ट के बारे में कोई शख्स बात कर रहा है, जब सिचुएशन का असल सिचुएशन जो है वो उस एस्पेक्ट या तनाजुर के ख़िलाफ़ हो, तो तब हम कहते हैं द अदर साइड ऑफ अ कॉइन। दूसरा इडियम है टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन का मतलब है यूज टू टॉक अबाउट टू वेज ऑफ लुकिंग एट द सेम सिचुएशन। एक हालत है या एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखने के दो तरीके हैं। कोई किस एस्पेक्ट से देख रहा है और तो दूसरा किस वे से देख रहा है। तो जब किसी सिचुएशन के दो तरीके हो देखने को, तो हम इस्तेमाल करते हैं इट हैज़ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, के वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी सिक्का एक ही है, उसके पहलू मुख्तलिफ हो सकते हैं। सिचुएशन एक ही है, उसको देखने के एस्पेक्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस इज़ अ वेरी कॉमन नाउन एंड इट इज़ यू कैन से इत्तफाकिया। आपने सुना होगा इत्तफाक के तौर पे इत्तफाकिया। ये भी काउंटेबल भी इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। द फैक्ट ऑफ टू थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम बाय चांस इन अ सरप्राइजिंग वे। जब दो चीज़ें एक ही जो है टाइम पे वक्त पे हो रही हों और वो बाय चांस हो रही हों और सरप्राइजिंग वे में हो रही हों, तो उसको कहते हैं इट इज़ अ कोइंसिडेंस। सेंटेंस व्हाट अ कोइंसिडेंस, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग टू सी यू हेयर। ये होता है हमारे साथ भी, हम जब किसी पार्टी में जाते हैं या किसी और जगह पे, किसी होटल पे या किसी ऐसी इनविटेशन पे जहाँ पे आपको एक किसी दूसरे दोस्त की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन आप उसको देख लेते हो, तो फिर कहते हो कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, यानी आपको भी इनवाइट किया गया है। तो आपको हालांकि वो पता नहीं होता कि ये भी इनवाइट होगा, लेकिन वो भी आया हुआ होता है, तो एक कोइंसिडेंस होता है। ये एक सरप्राइजिंग होता है और बाय चांस होता है, इसमें कोई प्लान्ड एफर्ट नहीं होती। दूसरा इसका माना है सिंगुलर और फॉर्मल। जब ये सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल और ये फॉर्मल इसका इस्तेमाल होता है, तो उसका मतलब है द इफेक्ट ऑफ थिंग्स बीइंग प्रेजेंट एट द सेम टाइम। जब दो चीज़ें एक ही टाइम पे मौजूद हों। ये ऊपर वाली डेफिनेशन में और ये सेकंड डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, इसको समझने की कोशिश करें। ऊपर वाली डेफिनेशन में सिर्फ ये चीज़ बता रहा है कि किसी भी चीज़ का
जो है एक जगह पे होना। और यहाँ पे जो है ये ख़ास तौर पे वहाँ पे लोग भी, ऊपर वाले डेफिनेशन में लोग भी एक जगह पे हो सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे एक जगह पे हो सकता है, ठीक है, दो पार्टीज़ एक जगह पे हो सकती हैं। नीचे वाले में ये है कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के बारे में बता रहा है। सेंटेंस है द कोइंसिडेंस ऑफ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि महंगाई और बेरोज़गारी एक साथ साथ हैं। यानी नॉर्मली ये नहीं होता, या तो महंगाई होती है या बेरोज़गारी होती है, लेकिन बदकिस्मती से किसी मुल्क में महंगाई और बेरोज़गारी एक साथ साथ जो है ना वो चले हैं। तीसरा इसका माना है द फैक्ट ऑफ टू और मोर ओपिनियंस बीइंग द सेम टाइम, जब दो या दो से ज़्यादा जो नज़रियात हैं वो एक जगह पे जमा हो जाएं, उसको भी कहते हैं कोइंसिडेंस। सेंटेंस अ कोइंसिडेंस ऑफ इंटरेस्ट्स बिटवीन द टू पार्टनर्स, ये दो पार्टनर्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, शौक़ है, वो एक ही चीज़ पे है, वो आपस में मिल गया है। सिनोनिम इज अकरेंस एंड एंटोनिम इज एसिंक्रोनी। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, एसिंक्रोनी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास जी कोलेबोरेट। कोलेबोरेट, आज आसान आसान से अल्फाज आ रहे हैं। कोलेबोरेट कहते हैं इकट्ठे काम करने को। ये वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और जब भी वर्ब आए तो आपने उसके जो है आई वुड सजेस्ट कि आप उसके फॉर्म्स देख लें। कोलेबोरेट, कोलेबोरेटेड, कोलेबोरेटेड, इस तरह का इसका रेगुलर वर्ब है, तो इस तरह ईडी लगा के इसके फॉर्म्स बनेंगे। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और इंट्रांजिटिव वर्ब ये होता है कि जिसके साथ आपको ज़रूर जो है ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तो वो समझ नहीं आएगा। जैसे ही किक्ड, ही किक्ड, ही किक्ड लगाएंगे तो समझ नहीं आएगा, सामने वाला पूछेगा कि किसको किक लगाई, तो लिखना पड़ेगा ही किक्ड द बॉल। तो इंट्रांजिटिव वर्ब ये होता है कि वो रिक्वायर करता है कि उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब है टू वर्क टुगेदर विद समबडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस और अचीव समथिंग। आप किसी के साथ मिलकर काम करें ताकि आप कोई चीज़ बना सकें या कोई चीज़ हासिल कर सकें, उसको कहते हैं कोलैबोरेट। ये टॉपिक डिस्कशंस एंड एग्रीमेंट से लिया गया है, यानी जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं, किसी को राज़ी करते हैं, किसी टॉपिक पे या किसी प्लान पे डिस्कस करते हैं, तो ये आप वर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस है रिसर्चर्स अराउंड द वर्ल्ड आर कोलैबोरेटिंग टू डेवलप अ न्यू वैक्सीन। जो रिसर्चर्स हैं पूरी दुनिया में, वो आपस में मिल के काम कर रहे हैं ताकि वो एक नई वैक्सीन बना सकें। जैसे अभी हाल ही में कोविड-19 गुजरा है और अभी भी चल रहा है कि उसमें जो है एक वैक्सीन की डेवलपमेंट की बड़ी ज़रूरत पड़ गई थी, तो दुनिया के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने मिल के फिर कोलैबोरेट करके एक वैक्सीन डेवलप की। नेक्स्ट वर्ड है कोलैबोरेट विद समबडी। ये कोलैबोरेट के साथ विद लगता है। जब कोलैबोरेट के साथ विद लगे और ये आखिर में डिसअप्रूविंग लिखा हुआ है, देखें इसको ज़रा, रेड को। डिसअप्रूविंग का मतलब है इसकी इजाज़त नहीं है, यानी जब ये वाला कोलैबोरेट होगा तो इस मना किया गया है। देखते हैं कैसे। कोलैबोरेट विद का मतलब है टू हेल्प द एनिमी हु हैज़ टेकन कंट्रोल ऑफ योर कंट्री ड्यूरिंग अ वार। ये बेसिकली गद्दारी के लिए है कि जब किसी मुल्क पे हमला करता है कोई दूसरा मुल्क, तो फिर अंदर ही जो लोग हैं वो दुश्मनों के साथ मिल के उस मुल्क के ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, तो उसको कहते हैं कोलैबोरेट विद। जैसे टीपू सुल्तान के साथ किया गया, मीर जाफ़र और मीर सादिक ने किया, इस तरह जो है और भी मुल्कों में जो है होता है कि वहाँ पे अंदर से ही जंग लड़ी जाती है। या जैसे कि जंगे खंदक में हुआ था कि अंदर से ही यहूदियों ने बाहर के यहूदियों की मदद की थी, तो वो भी उन्होंने किया था, कोलैबोरेट किया था। सेंटेंस इज ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ कोलैबोरेटिंग विद द एनिमी। उस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने दुश्मनों का साथ दिया है। सिनोनिम्स आर cooperate, cooperate and unite. Next word is collage. Collage, sorry, it is a collage. Collage is a noun in the parts of speech.
कोलाज कहते हैं फन पारों को जमा करना। फन पारे क्या होते हैं? आर्ट्स, जैसे पेंटिंग्स हैं या कोई और चीज़ है जो कोई आर्टिस्ट वगैरह बनाता है, उसको कहते हैं फन पारे। तो फन पारों को जमा करना कहते हैं कोलाज। इट हैज़ ऑल्सो टू मीनिंग्स। First meaning is a countable noun. When it is used as a countable noun, a picture made by sticking pieces of colored paper, cloth or photographs onto the surface or by putting images together on a computer. जब एक तस्वीर बनाई जाए मुख्तलिफ रंगों को मिला के, चाहे वो कंप्यूटर पे बनाई जाए चाहे वो सरफेस पे बनाई जाए, उसको कहते हैं कोलाज। और ये टॉपिक्स हॉबीज़ एंड आर्ट से लिया गया है। एग्जाम्पल है, शी मेक्स कोलाज फ्रॉम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स दैट शी फाइंड, कि वो उसको हर रोज़ कुछ जो भी कुछ मिलता है उससे वो एक कोलाज बना लेती है, उससे कुछ तस्वीरें बना लेती है, कुछ पेंटिंग्स बना लेती है, कुछ फोटोग्राफ्स बना लेती है किसी कपड़े पे या किसी सरफेस पे। दूसरा इसका माना है अनकाउंटेबल नाउन के तौर पे जब इस्तेमाल होगा। द आर्ट ऑफ मेकिंग कोलाजेस, ये तस्वीरें बनाने का जो आर्ट है ना, उसको कहते हैं कोलाज। एग्जाम्पल है, ही बिगन टू एक्सपेरिमेंट विद कोलाज टेक्निक्स, उसने कोलाज टेक्निक्स इस्तेमाल करने का तजुर्बा शुरू किया। सिनोनिम्स आर जंबल, मेडली, वैरायटी, assortment, montage. Second last word is collate. Collate is a verb in the parts of speech. It is, the meaning is तरतीब देना, किसी चीज़ को अरेंज करना, तरतीब में रखना। इसके भी दो माना है। पहला माना है collate something, to collect information together from different sources in order to examine and compare it, कि आप मालूमात जो है मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठे करके उसको आप ऑर्डर में रख रहे हैं ताकि आप क्या एग्ज़ामिन कर सकें, ताकि आप उसको एग्ज़ामिन कर सकें और उसका मुवाजना दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ कर सकें। यानी तरतीब देना, आप किसी इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, फिर उसको आपस में जोड़ के अरेंज करके फिर आप उसका मुवाजना कर रहे हैं। सेंटेंस इज़ टू कोलेक्ट डेटा, इंफॉर्मेशन, फिगर्स। सेकेंड मीनिंग इज़ collate something, to collect pieces of paper or pages of a book etc and arrange them in the correct order. आप किसी पेपर के टुकड़े उठाएं या किसी बुक के पेजेस उठाएं और उनको आप तरतीब में ऑर्गेनाइज करें, तो वो भी होता है collate. Synonyms are compile, organize, archive and combine. It is compile. Antonyms are send, separate, dissolve, dismiss, sever and split up. Okay. Last but not the least is collateral. बेसिकली मैं भी जब कोलेट्रल देख रहा था तो मुझे कोलेट्रल डैमेज याद आ गया जो जंगों में होता है, लेकिन इट इज़ नॉट द कोलेट्रल डैमेज। कोलेट्रल डैमेज इज़ अनदर थिंग, इट इज़ कोलेट्रल। कोलेट्रल कहते हैं जब आप किसी से लोन ले रहे हैं और आपने ज़मानत के तौर पे कोई चीज़ जमा करवाई है, तो जो चीज़ आपने ज़मानत के तौर पे जमा करवाई है उसको कहते हैं कोलेट्रल। इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन एंड इट इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस and its topic is money. It is a property or something valuable that you promise to give to somebody if you cannot pay back money that you borrow. आप कोई कीमती चीज़ किसी शख्स के पास रखवाते हैं और ये वादा करते हैं कि अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए तो ये कीमती चीज़ आपकी हुई। Sentence is, we had put our house up as a collateral for our bank loans. हमने अपना घर जो है वो कोलेट्रल के तौर पे जमा किया बैंक लोन के लिए, यानी बैंक लोन के बदले में हमने कोलेट्रल पे अपना घर दिया है कि अगर हम बैंक लोन पे नहीं कर सके तो आप हमारा घर ले सकते हो। Synonyms are deposit, goods, holdings, stuff, property and pawn. I hope you understand. आपने अगर कोई चीज़ भी आपने सजेस्ट करनी है तो प्लीज़ काइंडली अपने कमेंट सेक्शन में कुछ लिखें, प्लीज़ लिखें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे लिसनर्स हैं उनको वाकई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो काइंडली अपने कमेंट्स से में मुझे बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। अच्छा है तो भी बताएं, अगर बुरा है तो भी बताएं, अगर इसमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो भी बताएं। तो प्लीज़ मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करता हूं ताकि मुझे फीडबैक मिल सके कि ये जो क्लास हो रही है ये कैसी है, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।